क्या कभी इस बात पर ध्यान गया है कि एक जीव अपनी रोजाना की ऊर्जा का लगभग 30% हिस्सा सिर्फ एक काम में जला रहा है? हाँ, और साथ ही शिकारियों का ध्यान भी अपनी तरफ खींच रहा है। बिल्कुल। मतलब अपनी फिजिकल सेफ्टी के साथ लगातार समझौता कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये सब जिंदा रहने या खाना ढूंढने के लिए नहीं हो रहा है। यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है ना। हाँ, मेरा मतलब है अगर हम बायोलॉजिकल एंगल से देखें तो किसी भी अकेले जीव के लिए रिप्रोडक्शन यानी जनन एक बहुत ही घाटे का सौदा लगता है। एकदम घाटे का सौदा। हाँ, अगर कोई जीव सांस लेना या खाना खाना बंद कर दे तो वो तुरंत मर जाएगा, लेकिन जनन के बिना वो अपना पूरा जीवन बहुत ही आराम से और सेफली बिता सकता है। बिल्कुल बता सकता है। फिर भी हम देखते हैं कि धरती का हर जीव, चाहे वो एक छोटा सा बैक्टीरिया हो या फिर समुद्र की विशालकाय ब्लू व्हेल, हर कोई अपनी सबसे बेहतरीन एनर्जी इसी एक काम में झोंक देता है। और यही जीव विज्ञान के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है। तो आज के इस डीप डाइव में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। हमारे पास लगभग 15 बहुत ही डिटेल वाली स्लाइड्स हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। और इन स्लाइड्स के जरिए हम डीएनए के लेवल से लेकर ह्यूमन रिप्रोडक्शन और उसके सोशल इम्पैक्ट तक का सफर तय करेंगे। बिल्कुल। आज हमारा मकसद सिर्फ किताबी बातें रटना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि आखिर जीव जनन करते ही क्यों हैं और ये प्रोसेस हमारी सोसाइटी को कैसे शेप करता है। सही कहा आपने। तो शुरुआत इसी विरोधाभास से करते हैं। एक जीव अपनी जान बचाने के बजाय उस चीज में इतनी मेहनत क्यों कर रहा है जो उसके खुद के जिंदा रहने के लिए जरूरी ही नहीं है? देखिए, इसका जवाब इस बात में छिपा है कि एवोल्यूशन यानी विकासवाद को किसी अकेले जीव की कोई परवाह नहीं होती। अच्छा, मतलब इंडिविजुअल की कोई वैल्यू नहीं है? एकदम नहीं। प्रकृति अकेले जीव के लेवल पर काम नहीं करती, वो सीधे स्पीशीज या प्रजाति के लेवल पर सोचती है। यानी पूरी की पूरी प्रजाति बची ही रहनी चाहिए। हाँ, क्योंकि कोई भी एक जीव तो नश्वर है, उसका मरना तो तय है, लेकिन स्पीशीज को समय के साथ आगे बढ़ाते रहने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है ये हेवी एनर्जी इन्वेस्टमेंट। तो ये किसी अकेले जीव के सर्वाइवल का नहीं, बल्कि खुद को फ्यूचर में भेजते रहने का तरीका है। बिल्कुल, चाहे उसके लिए आज के शरीर को कितनी भी भारी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। वाह, ये तो वाकई एक मास्टर प्लान लगता है। और इस प्लान का जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है वो हर कोशिका के अंदर बैठा है, डीएनए। हाँ, डीएनए, जिसे हम लाइफ का ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। पर मुझे लगता है कि ब्लूप्रिंट या रेसिपी बुक वाली जो तुलना है ना, वो पूरी तरह से सच्चाई नहीं बताती। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि जब एक कोशिका डिवाइड होती है तो उसे अपने डीएनए की अरबों बेस पेयर्स वाली लाइब्रेरी की बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी बनानी होती है। ये किसी केमिकल फोटोकॉपियर जैसा है जो बिना रोके चल रहा है। आपकी फोटोकॉपियर वाली बात एकदम सही है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यही है कि ये मॉलिक्यूलर फोटोकॉपियर कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं होता। अच्छा, मतलब कॉपी करते वक्त गलतियां होती हैं? हाँ, जब अरबों अक्षरों की कोडिंग कॉपी हो रही होती है ना, तो कुछ अक्षर यहाँ-वहाँ हो ही जाते हैं। हाँ, पर अगर हम किसी सॉफ्टवेयर का कोड कॉपी कर रहे हैं और उसमें गलतियां हो जाएं तब तो पूरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा। आमतौर पर बिल्कुल ऐसा ही लगता है ना? हाँ। बायोलॉजी में भी तो ज्यादातर डीएनए म्यूटेशंस या गलतियां नुकसान ही पहुंचाती हैं। कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं इससे। ये डाउट आना बहुत नेचुरल है, लेकिन एवोल्यूशन की ये पूरी प्रोसेस एक नंबर्स गेम है। नंबर्स गेम? वो कैसे? देखिए, ये सच है कि ज्यादातर गलतियां नाकामयाबी की तरफ ले जाती हैं, पर लाखों में से कोई एक गलती ऐसी होती है जो जीव को एक नई ताकत दे देती है। यानी एक लकी मिस्टेक? बिल्कुल। इसको हम ग्लोबल वार्मिंग के एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए ठंडे पानी की एक झील है जिसमें करोड़ों बैक्टीरिया रह रहे हैं। ठंडे पानी के बैक्टीरिया, ठीक है। अब अचानक एनवायरनमेंट में कुछ बदलाव आता है और उस पानी का टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ जाता है। तो क्योंकि वो ठंडे पानी के आनी है, तब तो उन सबको उबलकर मर जाना चाहिए। एग्जैक्टली। अगर डीएनए कॉपी करने वाली मशीन 100% ठीक होती तो सबके सब एक ही झटके में मर जाते। यानी पूरी प्रजाति खत्म। हाँ, लेकिन उन करोड़ों बैक्टीरिया में से कुछ के डीएनए में पीढ़ियों पहले कॉपी करते टाइम एक रैंडम गलती हो गई थी। ओह। हाँ, एक ऐसी गलती जिसने उन्हें बिना किसी वजह के गर्मी सहने की ताकत दे दी थी। ठंडे पानी में तो उस ताकत का कोई काम नहीं था। पर अब उस उबलते पानी में वो गलती उनकी जान बचा लेगी? एकदम सही पकड़ा आपने। अब वो गलती उनके लिए किसी लॉटरी टिकट की तरह हो गई।
अब सिर्फ वही बैक्टीरिया जिंदा बचेंगे और आगे आने वाली पूरी आबादी उन्हीं की होगी। क्या बात है, यानी वो रैंडम गलती ही सर्वाइवल की सबसे बड़ी चाबी है। इसी को वेरिएशन या विभिन्नता कहते हैं ना? बिल्कुल, यही जेनेटिक वेरिएशन है। पर अगर ये सिर्फ नंबर्स और लॉटरी का ही खेल है, तो फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन तो सबसे बेस्ट होना चाहिए। वो कैसे? जैसे प्लानेरिया का एग्जांपल ले लीजिए। हाँ, प्लानेरिया का केस बहुत इंटरेस्टिंग है ना? हाँ, अगर आप उसके शरीर के कई टुकड़े कर दें, तो हर टुकड़ा अपने आप को एक नए और पूरे जीव में बदल लेता है। बिल्कुल बदल देता अरे है। ये तो किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा है। बिना किसी पार्टनर को ढूंढे धड़ाधन अपनी कॉपी बनाते जाओ, ना एनर्जी वेस्ट ना टाइम वेस्ट। दिखने में तो ये सच में बहुत एफिशिएंट लगता है। तो फिर नेचर को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन जैसी उलझी हुई और एनर्जी चूसने वाली प्रोसेस बनाने की जरूरत ही क्या थी? क्योंकि प्लानेरिया जो कर रहा है ना, वो असल में क्लोन्स की एक बहुत बड़ी सेना तैयार कर रहा है। क्लोन्स मतलब सब एक जैसे? बिल्कुल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत फास्ट है। कई जीव ये करते हैं, जैसे अमोबा में फिशन होता है, हाइड्रा में बडिंग होती है। हाँ, प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी होता है। सही कहा। पर इन सबकी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि सबका जेनेटिक कोड बिल्कुल एक जैसा होता है। तो इससे प्रॉब्लम क्या है? अब जरा सोचिए, अगर कोई एक नया वायरस आ जाए जो उस स्पेसिफिक डीएनए के डिफेंस को भेद सकता हो, तब क्या होगा? हो, मतलब अगर एक ताला खुल गया तो सब के सब ताले खुल जाएंगे। एग्जैक्टली। पूरी की पूरी आबादी कुछ ही दिनों में साफ हो जाएगी। किसी के पास भी उससे बचने का कोई नया तरीका नहीं होगा। क्योंकि कोई जेनेटिक वेरिएशन ही नहीं है वहां पर। हाँ, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ आबादी बढ़ाने का तरीका नहीं है। ये बीमारियों और बदलते एनवायरनमेंट के खिलाफ एक बहुत ही एडवांस डिफेंस सिस्टम है। यानी जब दो अलग-अलग जीव अपने डीएनए को मिलाते हैं तो वो एक बिल्कुल नया कोड बनाते हैं। बिल्कुल, ये किसी वायरस के लिए एक मूविंग टारगेट बनाने जैसा है। हाँ, कि तुम एक को समझ लोगे पर दूसरा तो अलग है। हाँ, ये प्रोसेस भले ही धीमी और महंगी है, पर ये स्पीशीज को किसी एक महामारी में पूरी तरह खत्म होने से बचाती है। ये लॉजिक तो बहुत सॉलिड है। वेरिएशन लाने के लिए दो अलग डीएनए को मिलाना जरूरी है, पर यहाँ मुझे एक मैथ की प्रॉब्लम नजर आ रही है। मैथ की प्रॉब्लम? बायोलॉजी में? हाँ, अगर दो कोशिकाओं का पूरा डीएनए आपस में मिल जाएगा तो पहली ही जनरेशन में डीएनए डबल हो जाएगा। हाँ, ये तो है। और उसके अगली जनरेशन में वो 4 गुना हो जाएगा। कुछ ही पीढ़ियों में तो सेल के अंदर डीएनए के बोझ से सेल फट जाएगी। 1 + 1 = 2 हो रहा है यहाँ। आपने एक बहुत ही जेन्युइन चैलेंज को पॉइंट आउट किया है। ये डबल होने का जो संकट था ना, ये एक रियल बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी। तो नेचर ने इस मैथमेटिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया? नेचर ने इसका सल्यूशन निकाला मियोसिस से, जिसे हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है? ये कोई नॉर्मल डिवीजन नहीं है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, वो पहले आपस में उलझकर अपने जीन्स की अदला बदली करते हैं। जैसे ताश के पत्तों को फेंटा जाता है। एकदम वैसा ही। और उसके बाद वो बहुत ही एक्यूरेटली 2 हिस्सों में बंट जाते हैं। ओह, तो जो नए गमीट्स या युग्मक बनते हैं, उनमें डीएनए पहले से आधा होता है। बिल्कुल, हाफ एंड हाफ। ताकि जब मेल और फीमेल गैमीट मिलें तो आधा और आधा मिलकर फिर से एक परफेक्ट सेट बन जाए। क्या इंजीनियरिंग है ये! वाकई नेचर की इंजीनियरिंग कमाल की है। पर क्या आपने ध्यान दिया है कि इन गमीट्स का डिजाइन थोड़ा अनबैलेंस सा है? हाँ, मेल गमीट यानी स्पर्म या पोलन ग्रेन को देखें तो बहुत छोटे, हल्के और फास्ट होते हैं। और फीमेल गैमीट का क्या? फीमेल गमीट यानी एग सेल, हाँ। वो काफी बड़ी और एक जगह ठहरी हुई होती है। दोनों में इतना फर्क क्यों है? इसको आप बायोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर कह सकते हैं, काम का बंटवारा। अच्छा, किसके हिस्से में क्या काम आया है? देखिए, मेल गैमेट को एक लंबा और खतरनाक सफर तय करना होता है, इसलिए उसको एक हल्के और तेज पैकेट की तरह डिजाइन किया गया है, ताकि वो आसानी से मूव कर सके। हाँ। और दूसरी तरफ जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तब नए जीव के बनने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। और वो एनर्जी फीमेल गैमेट प्रोवाइड करता है। बिल्कुल, फीमेल गैमेट वो पूरा न्यूट्रिशन अपने अंदर स्टोर करके रखती है। इसी वजह से उसका साइज बड़ा होता है। अगर हम प्लांट्स का केस देखें तो ये डिजाइन तो और भी ज्यादा एडवांस लगता है मुझे। हाँ, प्लांट्स में ये सफर और भी यूनिक होता है। बिल्कुल, जैसे जब पोलन ग्रेन फ्लावर के स्टिग्मा पर गिरता है तो वो वहां बैठकर बस इंतजार नहीं करता, वो अपना रास्ता खुद बनाता है। सही कहा, वो एक पोलन ट्यूब बनाता है ना? एकदम किसी गाइडेड मिसाइल की तरह, जो टिश्यूज को चीरते हुए सीधे ओवरी तक पहुंचती है। और वहां फर्टिलाइजेशन होता है। और उसके बाद जो बीज बनता है वो तो जैसे नेचर का बनाया हुआ एक टाइम कैप्सूल है।
टाइम कैप्सूल, ये बहुत अच्छा टर्म यूज किया आपने। मतलब एक हार्ड शेल के अंदर आने वाली जनरेशन का पूरा ब्लूप्रिंट, और उसका पहला खाना सेफ रहता है। वो बीज महीनों तक या सालों तक सही मौसम का वेट कर सकता है। हाँ, प्लांट्स के पास मूव करने का ऑप्शन नहीं है ना, इसलिए उन्होंने अपने भ्रूण को सेफ रखने के लिए ये बीज वाला तरीका निकाला। पर अब हम आते हैं उन पर जिन्होंने एक अलग ही रास्ता चुना, यानी मैमल्स, और खास तौर पर इंसान। इंसानों ने इस पूरे सिस्टम को अपने शरीर के अंदर ही समेट लिया है। हाँ, और इस अंदरूनी मशीनरी को स्टार्ट करने के लिए शरीर में एक बहुत बड़ा मेटाबॉलिक शिफ्ट होता है, जिसको हम प्यूबर्टी कहते हैं। बिल्कुल, प्यूबर्टी सिर्फ दाढ़ी मुंह छाने या आवाज भारी होने का नाम नहीं है। हाँ, लोग अक्सर इसको सिर्फ फिजिकल चेंजेस से जोड़ते हैं। पर असल में ये बॉडी के रिसोर्सेज का एक बहुत बड़ा डाइवर्जन है। डाइवर्जन कैसा? जो एनर्जी और न्यूट्रिशन अब तक सिर्फ बोन्स और मसल्स बनाने में लग रहा था, माइंड उसको अचानक से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के डेवलपमेंट में मोड़ देता है। यानी अब फोकस ग्रोथ से हटकर नई लाइफ क्रिएट करने पर आ गया है। बिल्कुल, ये एक मेजर हार्मोनल शिफ्ट होता है बॉयज और गर्ल्स दोनों में। पर जब मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिजाइन को देखता हूं तो वहां एक बहुत ही अजीब बात लगती है मुझे। क्या अजीब लगता है आपको? देखिए, जो टेस्टीज हैं, जो स्पर्म्स और टेस्टोस्टेरोन बनाने वाली मेन फैक्ट्रीज हैं, वो शरीर की मेन बॉडी कैविटी के बाहर स्क्रोटम में लटकी होती हैं। हाँ, एनाटमी के हिसाब से ये बाहर ही होते हैं। तो एवोल्यूशन के नजरिए से अपने इतने जरूरी ऑर्गन्स को ऐसे बाहर ओपन में छोड़ देना, ये तो एक बहुत बड़ा डिजाइन कॉम्प्रोमाइज लगता है। क्या नेचर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे जिंदा रहने वाले स्पर्म्स नहीं बना सकती थी? ऊपर से देखने पर यह वाकई एक वीक पॉइंट लगता है, पर इसके पीछे एक बहुत सॉलिड थर्मोडायनामिक कंपल्शन है। थर्मोडायनामिक कंपल्शन? वो कैसे? देखिए, स्पर्म्स का बनना कोई आम सेल डिवीजन नहीं है। इसमें डीएनए को एक बहुत ही छोटी सी जगह में बिल्कुल टाइटली पैक करना होता है। अच्छा, तो उस पैकिंग प्रोसेस में टेम्परेचर का क्या रोल है? अगर ये पैकिंग बॉडी की नॉर्मल गर्मी यानी 37 डिग्री सेल्सियस में की जाए तो ये सेंसिटिव प्रोसेस खराब हो सकती है। ओह, यानी म्यूटेशन का रिस्क बढ़ जाएगा। एकदम बढ़ जाएगा। इसलिए नेचर ने बॉडी के बाहर एक थर्मोस्टैट जैसा चेंबर बनाया, जिसका टेम्परेचर बॉडी से कुछ डिग्री कम रहता है। तो मतलब फिजिकल सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज किया गया ताकि डीएनए की क्वालिटी बची रहे। बिल्कुल, ये जेनेटिक्स को बचाने की कीमत थी। ये सच में एक नाजुक बैलेंस है। और अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो उसे मैं एक अल्ट्रा सिक्योर 3D प्रिंटिंग चेंबर कहूंगा। 3D प्रिंटिंग चेंबर? ये एनालॉजी बहुत फिटिंग है। हाँ, क्योंकि यूट्रस यानी गर्भाशय वही जगह है जहां 2 आधी कोशिकाओं से लेकर एक पूरे इंसान का निर्माण होता है। पर यहाँ एक और बहुत बड़ा बायोलॉजिकल मिस्ट्री है। आप इम्यून सिस्टम वाले एंगल की सोच रहे हैं ना? हाँ, जब एम्ब्रियो या भ्रूण यूट्रस की वॉल से जुड़ता है तो टेक्निकली वो माँ के शरीर के लिए एक फॉरेन बॉडी है, एक बाहरी जीव। क्योंकि उसमें 50% डीएनए एक बिल्कुल अलग इंसान का है। एग्जैक्टली। तो ऐसे में माँ का इम्यून सिस्टम उस भ्रूण को एक बाहरी पैरासाइट मानकर उस पर अटैक क्यों नहीं कर देता? यही तो बायोलॉजी का मैजिक है। और यहाँ एंट्री होती है प्लेसेंटा की। प्लेसेंटा, जो बच्चे और माँ को जोड़ता है। लोग अक्सर प्लेसेंटा को सिर्फ एक फिल्टर या पाइप समझते हैं, पर यह दरअसल भ्रूण द्वारा बनाया गया एक ऐसा ऑर्गन है जो यूट्रस की वॉल में धंसकर माँ के इम्यून सिस्टम को हैक कर लेता है। हैक कर लेता है? हाँ, मतलब इम्यून सिस्टम को बेवकूफ बनाता है। एक तरह से हाँ। ये एक केमिकल शील्ड बनाता है जो माँ की वाइट ब्लड सेल्स को ये मैसेज देता है कि देखो भाई, यहाँ कोई अटैक मत करना। ये तो बिल्कुल छुपन छुपाई का खेल चल रहा है वहाँ। हाँ, और इसके अलावा प्लेसेंटा में विली नाम की फिंगर जैसी बनावट होती है। इनका क्या काम होता है? ये सरफेस एरिया को बहुत बढ़ा कर देती हैं। क्योंकि सोचिए, भ्रूण के पास तो ना अपने लंग्स होते हैं और ना ही अपना डाइजेशन सिस्टम। हाँ, बच्चा खुद तो सांस ले नहीं सकता वहाँ। तो माँ के खून से ऑक्सीजन और ग्लूकोज को खींचना और भ्रूण का वेस्ट मटेरियल वापस माँ के खून में डालना, ये सब यही प्लेसेंटा करता है। और वो भी दोनों के खून को सीधे मिक्स किए बिना। बिल्कुल, ये एक ऐसी एडवांस्ड झिल्लीदार नेटवर्क है जो बाहरी लंग्स और किडनी दोनों का काम एक साथ कर रही है। ये वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं है। पर तब क्या होता है जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता? तब एक और बहुत ही पावरफुल प्रोसेस होती है जिसे मेंस्ट्रुएशन या रजोधर्म कहते हैं। हाँ, जिसके बारे में अक्सर यही पढ़ाया जाता है कि ये एक बायोलॉजिकल फेलियर है या सिर्फ एक सफाई की प्रोसेस है। ये एक बहुत ही गलत तरीका है इसको समझने का। इसके पीछे की बायोलॉजिकल रियलिटी इससे कहीं ज्यादा एग्रेसिव है। एग्रेसिव? आप इसको डिटेल में समझाएंगी? देखिए, यूट्रस की वॉल सिर्फ भ्रूण का आराम से वेलकम करने के लिए ब्लड से भरी और स्पॉन्जी नहीं बनती। अच्छा,
तो उस वॉल का असली काम क्या है? भ्रूण दरअसल प्लेसेंटा के जरिए यूट्रस की वॉल में बहुत गहराई तक घुसने की कोशिश करता है। तो यूट्रस की वो मोटी वॉल असल में माँ के शरीर को इस घुसपैठ से बचाने के लिए एक डिफेंस होती है। ओह, तो ये बेसिकली एक बायोलॉजिकल आर्म्स रेस चल रही है दोनों के बीच। एकदम सही। और जब एग फर्टिलाइज ही नहीं हुआ और शरीर को पता चल जाता है कि अब कोई भ्रूण नहीं आने वाला, तब उस डिफेंस वॉल को मेंटेन करना तो बहुत एनर्जी वेस्ट करेगा। बिल्कुल। इसीलिए बॉडी इस पूरे स्ट्रक्चर को तोड़कर बाहर निकाल देती है ताकि अगले साइकिल के लिए फ्रेश शुरुआत की जा सके। तो ये कोई फेलियर नहीं है, ये तो बॉडी की एक बहुत ही एक्टिव और स्मार्ट स्ट्रेटेजी है। हाँ, ये बॉडी का एक रीसेट स्विच है। इस डीप डाइव ने सच में काफी चीजों का नजरिया बदल दिया है। हमने शुरुआत की थी एक अंधे केमिकल मॉलिक्यूल से। हाँ, डीएनए से, जो बस किसी भी तरह अपनी कॉपी बनाने की जिद पकड़े हुए था। पर आज हम उस स्टेज पर हैं जहां इसी एवोल्यूशन ने एक ऐसा दिमाग बना दिया है जो अपनी ही बायोलॉजी को चैलेंज कर रहा है। ये एक बहुत ही यूनिक टर्निंग पॉइंट है हिस्ट्री में। बिल्कुल, इंसान अब नेचर के हाथों की कठपुतली नहीं रहा। हम जानन की इस प्रोसेस को ना सिर्फ समझ गए हैं बल्कि इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। और इस कंट्रोल की शुरुआत हुई कॉन्ट्रासेप्टिव्स यानी गर्भ निरोधकों से, जिन्होंने पहली बार सेक्स और रिप्रोडक्शन को एक दूसरे से अलग कर दिया। जो कि नेचर में और कहीं देखने को नहीं मिलता, है ना? बिल्कुल नहीं मिलता। चाहे वो कॉन्डम्स जैसे फिजिकल बैरियर्स हों जो प्रेगनेंसी के साथ साथ HIV जैसी बीमारियों से भी बचाते हैं। हाँ, और हार्मोनल पिल्स और कॉपर टी जैसे मेथड्स जो अंदर के केमिकल सिग्नल्स को ही बदल देते हैं। और सर्जरी जैसे नसबंदी, उसने तो इस कंट्रोल को परमानेंटली इंसान के हाथ में दे दिया है। ये वाकई एक ऐसी पावर है जिसने ह्यूमन रिप्रोडक्शन को सिर्फ एक बायोलॉजिकल नीड्स से हटाकर एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दिया है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम सही शब्द चुना आपने। क्योंकि अब हमें पता है कि नेचर का रूल था ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो क्योंकि सर्वाइवल की गारंटी नहीं थी। पर आज हमें पता है कि हमारी रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। हाँ, और बढ़ती आबादी का सीधा असर हमारी लाइफ की क्वालिटी पर पड़ता है। तो अब लोग कॉन्शियसली डिसाइड कर सकते हैं, पर इस टेक्नोलॉजी और कंट्रोल का एक डार्क साइड भी तो है। बिल्कुल है। जब साइंस नेचर को मोड़ने की ताकत देता है तो बहुत से मॉरल और एथिकल इश्यूज भी आते हैं, जैसे फीमेल इन्फेंटिसाइड या मादा भ्रूण हत्या। हाँ, मेडिकल टेक्नोलॉजीज का गलत इस्तेमाल करके सिलेक्टिव अबॉर्शन करना इसी कंट्रोल का एक बहुत डरावना नतीजा है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां हमारी टेक प्रोग्रेस सोसाइटी को पीछे धकेल सकती है। सोसाइटी के लिए एक बैलेंस्ड सेक्स रेशियो सिर्फ अच्छा दिखने के लिए जरूरी नहीं है, ये बायोलॉजी की एक जरूरत है। हाँ, जब हम लड़का या लड़की चुनने के लिए नेचर में ऐसे दखल देते हैं तो हम पूरे सोशल स्ट्रक्चर को ही तबाह कर देते हैं। ये इलीगल तो है ही, पर सोशली भी डिस्ट्रक्टिव है। इससे एक बात तो साफ है कि साइंस हमें सिर्फ ये बता सकता है कि क्या करना मुमकिन है, पर क्या करना सही है ये तो हमारी अपनी समझ पर डिपेंड करता है। बिल्कुल। एवोल्यूशन का स्टीयरिंग व्हील तो अब हमारे हाथ में आ गया है, पर क्या हम उसको सही रास्ते पर चला पाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। तो आज के इस डीप डाइव से हमने देखा कि कैसे डीएनए की रैंडम गलतियों ने हमें एक सेल से यहां तक पहुंचाया, और कैसे उस डीएनए ने एक ऐसा ब्रेन बनाया जो खुद की कोडिंग समझ सकता है। और इसी के साथ मैं आज चर्चा को यहां विराम देना चाहूंगा एक आखिरी सवाल के साथ। अब तक एवोल्यूशन नेचर की गलतियों से चल रहा था, हाँ, नेचुरल सिलेक्शन। पर अब जब हम बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं और शायद आने वाले कल में अपने डीएनए को अपनी मर्जी से एडिट भी कर पाएंगे, तो क्या इंसान अब एक नया भगवान बन गया है अपनी ही प्रजाति के लिए? ये बहुत ही गहरा सवाल है। जब नेचर की रैंडम गलतियों की जगह हमारी परफेक्ट डिजाइन ले लेगी तो आगे क्या होगा? क्या ये हमारी सबसे बड़ी तरक्की होगी या हमारी सबसे बड़ी भूल? इस बारे में जरूर सोचिए। आज की इस गहन चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और ऐसी ही नई चीजों को समझते